नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज बिहार कथा की टीम सिवान के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद जी के यहाँ आई हुई है। और आपको हम बता दें कि डॉक्टर साहब के यहाँ आने का मूल मकसद यही है कि भारतीय प्रेस दिवस 16 नवंबर की जो स्थापना दिवस है, भारतीय प्रेस दिवस, उसी के संदर्भ में हम इनसे बातचीत करेंगे कि प्रेस की जो माने भूमिका है कितनी अहम है और प्रेस आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है, आप खुद समझ सकते हैं। प्रेस के बिना किसी भी जो जनमानस को कुछ ज़्यादा फायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रेस ही ऐसा चीज़ है जो सच्चाई को सामने लाएगी। आप कितना भी आप सोशल मीडिया देख लें, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, लेकिन जब तक पेपर ना पढ़ें, मैगजीन ना पढ़ें, समाचार ना देखें जो रजिस्टर्ड है, तब तक आप उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये बात सच है। जैसे आपने देखा कि किस प्रकार इजराइल में जो घटना घटी तो किस प्रकार कैसे हमको जानकारी मिली। सबसे पहला सवाल यही रहेगा मधुसूदन सर से कि प्रेस क्यों जरूरी है। देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन जो किया गया भारत सरकार के द्वारा 1966 में जी 16 नवंबर से ये कार्य करती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है जी। ये ऑटोनोमस बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं जी। इसके अलावा 28 इसके मेंबर बनाए जाते हैं जी। जो 28 है उसमें से 5 मेंबर जो है हाउस के पार्लियामेंट के दोनों सदन, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, उसके दोनों सदनों से 5 सदस्य चुने जाते हैं और 3 सदस्य जो है सिटिंग जो है सरकार के जो है ये सदस्य बनाए जाते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जी जी जी। और 20 जो मेंबर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एडिटर, सीनियर संपादक या यूं कहा जाए कि जो एक्रेडिटेड प्रेस है, उन लोगों को मेंबर बनाया जाता है। उसमें प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया दोनों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों को लेकर जो है 20 सदस्यों की जो है करने के बाद ये 28 पूरा होता है। और 28 के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसलिए बनाई गई कि हमारे यहाँ प्रेस की भूमिका बहुत अहम है। पश्चिम कंट्री में भी प्रेस काउंसिल है, वहाँ हमारे यहाँ भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या है कि मापदंड जो पत्रकारिता की बरकरार रखने के लिए इसके जो सिद्धांत है, नियमावली है, उस नियमावली का पालन करने के लिए इसको बनाया गया। और पत्रकारों का जहाँ तहाँ शोषण भी होता है या भयात्मक थ्रेटिंग दी जाती है, उनके बचाव में ये काम करती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत बड़ी बॉडी है और मुझे खुशी है कि प्रेस हमारे यहाँ जैसे देश 1947 में आज़ाद हुआ और 66 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया, ये खुशी की बात है। कहीं कहीं तो पश्चिम देशों में जो है प्रेस की उतनी आज़ादी नहीं है जितनी हमारे यहाँ भारत में आज़ादी है। हमारे यहाँ के पत्रकार जो है जब इराक और ईरान के बीच में युद्ध होते थे तो वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करते थे। हमारे यहाँ सम चौरसिया करके एक रिपोर्टर था जो ईरान और इराक के युद्ध में भी जाकर वहाँ रिपोर्टिंग टैंक पर चढ़ कर किया। भारत के ही एबीपी के उस समय स्टार न्यूज था, जी जी, वो स्टार न्यूज के जो है स्पेशल रिपोर्टर था, जी, अभी भी है। और वह टैंक पर चढ़ कर किया। अभी जो है आप इजराइल का जो देख रहे हैं, रूस और चेचन्या का युद्ध हुआ, उस समय भी हमारे यहाँ से टीवी 9 के जो है स्पेशल रिपोर्टर को विशेष विमान से भेजा गया और वहां जाकर जो है रिकॉर्डिंग किया। यानी प्रेस एक हमारे यहाँ पूर्णतः स्वतंत्र है। और अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द प्रेस इज द 4th पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर में ये कही गई ये बात है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इस बात को कहा तो गवर्नमेंट, भारत सरकार और राज्य सरकार सबने स्वीकार किया कि प्रेस को जो है पूरी एक डेमोक्रेसी के एक चौथा पाया माना गया। अब तक तो प्रेस डेमोक्रेसी के 3 ही पाए माने जाते थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तत्कालीन जो सीजीआई, जब इन्होंने कहा कि मैं किसी भी अखबार के समाचार को लेकर जो है कॉग्निजेंस लिए थे और कहा कि ये डेमोक्रेसी का एक चौथा पिलर है। एक अखबार उन्होंने पढ़ा था, सुमोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने लिया था। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ऐसे जस्टिसों की जरूरत पड़ती है कि जब किसी पत्रकार को जो है कोई संकट आए तो वो समाधान करे। एक और बात बता दें, हमारे यहाँ 2 अखबार बहुत, 2 प्रिंट मीडिया में बहुत अच्छी उनकी पकड़ गई है, इनका रेपुटेशन टीआरपी है। एक नवभारत टाइम्स और दूसरा द हिंदू।
एक द हिंदू के रिपोर्टर ने एक समाचार छापा। छापने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी कर दिया, वारंट जारी कर दिया। वह पत्रकार एकदम तटस्थ भाव से लिखा था, वो घटना में याद है। और उसके खिलाफ जब वारंट जारी हुआ तो पत्रकार जो हिंदू के द हिंदू के पत्रकार ने लखनऊ बेंच के, हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में उसने अपनी बेल फाइल की, और बेल फाइल रात में सुना गया और जस्टिस ने सुनने के बाद उनको बेल ग्रांट किया। ये अगर हम तटस्थ हैं, जुडिशरी ने ये एक्सेप्ट किया कि हम जो आप पूरे डाटा हम देते हैं ना, बेल मांगते हैं तो हम जितना सर्कमस्टांसेस के है वो हम बताते हैं कि ये समाचार कैसे संकलन किए और ये समाचार का फैक्ट ये है और इसी स्रोतों से समाचार मिला है, हम जमानत के हकदार हैं। और जमानत दिया, एंटीसिपेटरी बिल दिया उस जस्टिस ने। तो यूँ कहा जाए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें जो है, जो भी शासक रहती है, सत्ता पक्ष रहता है, कहीं कहीं कुछ चीज़ों को दबाता है। वैसे में मीडिया जो है उसको उजागर करती है। जब उजागर करती है तो सरकार की छिया लेदी भी होती है, और यूँ कहा जाए कि अगर उस पर सरकार ध्यान नहीं दे तो आगे भी कार्रवाई होती रही है। और देश की आज़ादी में मीडिया की बात, प्रेस दिवस है, मीडिया की बात करेंगे। देश की आज़ादी में सॉफ्ट कोर और हार्ड कोर दोनों थे। तो सॉफ्ट कोर में थे तो मुंशी प्रेमचंद वाज द एडिटर ऑफ द हंस मैगजीन। मुंशी प्रेमचंद की मैं बात करता हूँ, जो शेक्सपियर से तुलना की जाती थी। अनेकों स्वतंत्रता सेनानी एक हार्ड कोर के थे जो युद्ध संघर्ष करते थे, और दूसरी तरफ जो है सॉफ्ट कोर वाले लेखनी से जो है ना अंग्रेज सरकार के चूल हिला दिए थे। जी। ऐसे में आज़ादी में भी पत्रकारिता बहुत अहम रोल की है। हम जिन लोगों ने जेल में रहकर भी आर्टिकल जारी हुआ, तो पत्रकार जो हिंदू के द हिंदू के पत्रकार ने लखनऊ बेंच के, हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में उसने अपनी बेल फाइल की, और बेल फाइल रात में सुना गया और जस्टिस ने सुनने के बाद उनको बेल ग्रांट किया। ये अगर हम तटस्थ हैं, जुडिशरी ने ये एक्सेप्ट किया कि हम जो आप पूरे डाटा हम देते हैं ना, बेल मांगते हैं तो हम जितना सर्कमस्टांसेस के है वो हम बताते हैं कि ये समाचार कैसे संकलन किए और ये समाचार का फैक्ट ये है, और इसी स्रोतों से समाचार मिला है, हम जमानत के हकदार हैं। और जमानत दिया, एंटीसिपेटरी बिल दिया उस जस्टिस ने। तो यूँ कहा जाए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें जो है, जो भी शासक रहती है, सत्ता पक्ष रहता है, कहीं कहीं कुछ चीज़ों को दबाता है। वैसे में मीडिया जो है उसको उजागर करती है। जब उजागर करती है तो सरकार की छिया लेदी भी होती है, और यूँ कहा जाए कि अगर उस पर सरकार ध्यान नहीं दे तो आगे भी कार्रवाई होती रही है। और देश की आज़ादी में मीडिया की बात, प्रेस दिवस है, मीडिया की बात करेंगे। देश की आज़ादी में सॉफ्ट कोर और हार्ड कोर दोनों थे। तो सॉफ्ट कोर में थे तो मुंशी प्रेमचंद वाज द एडिटर ऑफ द हंस मैगजीन। मुंशी प्रेमचंद की मैं बात करता हूँ, जो शेक्सपियर से तुलना की जाती थी। अनेकों स्वतंत्रता सेनानी एक हार्ड कोर के थे जो युद्ध संघर्ष करते थे, और दूसरी तरफ जो है सॉफ्ट कोर वाले लेखनी से जो है ना अंग्रेज सरकार के चूल हिला दिए थे। ऐसे में आज़ादी में भी पत्रकारिता बहुत अहम रोल की है। हम जिन लोगों ने जेल में रहकर भी आर्टिकल लिखा है, हम कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलीपुर जेल में रहकर उन्होंने किताब लिखी, अल्मोड़ा जेल में रहकर किताब लिखी। तो ऐसे लोगों में जो पत्रकारिता के प्रति जो एक नॉर्म्स है उसका पालन करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। उसके मापदंड की जो आपको लाइसेंस हम ही को मिला है, रेडियो सनई 90.4 FM को, तो हम सरकार के नियमों के अनुकूल, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुकूल हम इसका प्रसारण कर रहे हैं कि नहीं, एपिसोड बना रहे हैं कि नहीं, उसके लिए नॉर्म्स है। कोई कंप्लेन जाएगा तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हमको नोटिस करेगी, हम जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे कि यही फैक्ट था और ये फैक्ट नहीं था, इसलिए जो फैक्ट था उसी पर समाचार बनाया और संकलन किया और प्रसारित किया। इसी तरह प्रिंट मीडिया का है। तो प्रेस दिवस के अवसर पर मैं बिहार का था, और अपने श्रोताओं सबको जो है हम नमस्कार भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि आप इतने दूर से चल के आए। आप प्रेस की अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। मेरी शुभकामना आपके साथ है, भविष्य में भी रहेगी। चलिए, तो सारी कहानी एक बार में ही दर्शा दिया आपको डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद जी ने, और कुछ बाकी ही न छोड़ा कि अब आगे भी इनसे कोई सवाल हम लोग करें। और देश की आज़ादी से लेकर किस प्रकार लेखनी ने अपने चमत्कार दिखलाए, यानी केवल लड़ाई करने से ही आज़ादी नहीं मिली, उसमें लेखनी का भी बहुत बड़ा चमत्कार था। ये हम लोगों ने भी क्लास 4-5 के इतिहास में पढ़ा, महावीरी में, कि किस प्रकार के लेखनी के माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर सबकी
कविताएं आज भी प्रासंगिक है, आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको जोश आ जाएंगे। जैसे रामधारी सिंह दिनकर का 10वीं रति तृतीय सर्ग आप पढ़िए तो भगवान श्री कृष्ण की याचना, तो उसमें भी आप पढ़िएगा तो आपका शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लेखकों ने चमत्कार दिखलाया, और जो हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो पहले होते थे, आज तो ऐसे देखिए तो यूट्यूब की दुनिया हो गई। पहले इतने पत्रकार होते नहीं थे, पहले बहुत उम्दा और बहुत ही कम चुनिंदा पत्रकार होते थे। जैसे कोई प्रोफेसर हो गए, कोई एडवोकेट हो गए, कोई टीचर हो गए, वो लोग पत्रकारिता में आते थे और अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख देते थे। जैसे उसको एडिटोरियल कहा जाता है, क्या सर? हाँ, एडिटोरियल कहा जाता है। तो हम लोग आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे बिहार कथा में भी अन्य पत्रों का, मैं केवल बिहार कथा की बात नहीं करता हूँ, दैनिक जागरण और भी हिंदुस्तान है, भास्कर है, प्रभात है, तो बता रहे हैं, तो उसमें जो एडिटोरियल निकलता है संपादकीय, तो हम छात्रों से आग्रह करते हैं, जो नए छात्र हैं क्लास 8, 9, 10, 11, 12, आप उसे पढ़िए, क्योंकि वो पढ़िएगा तो आपके अंदर बहुत उल्लास मिलेगा, पढ़िएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो संपादक लिखते हैं एडिटोरियल, उसमें पूरे अपना बुद्धि का सारा प्रयोग करते हैं कि हाँ अच्छे से अच्छे आर्टिकल लिखा जाए कि जनता उसे पसंद करे। इसी के साथ हम एक बार और कुछ बात करना चाहेंगे। देखिए, जब बात की है प्रेस का एक सशक्त पहलू, एक घटना हम बताते हैं। जब आपातकाल लागू हुआ उस समय बहुत प्रिंट मीडिया जो है संपादकीय लिखना बंद कर दिया। जी जी बहुत पावर सुपरसीड कर दी गई थी। जी जी सोशल मीडिया से समाचार क्षण के आजकल तो यूट्यूब पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी अपना यूट्यूब है, जी जी बिल्कुल, भारत टाइम्स का है जी, द हिंदू का है जी, हिंदू। तो ये कहा जाए कि अब यूट्यूब का महत्व नहीं, यूट्यूब का बहुत महत्व हो गया। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से, इसके लिए भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। जी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो अपने नियमावली को पालन कराती है। अभी एक बिहार की एक घटना मैं आपको बता दूं। बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा एक अनुमंडल है। बगहा में एक लड़का जो है, उसको बोल्ट करके, कौन बोल्ट करके जो धावक सबसे बड़े बोल्ट के रहे हैं, उनसे तुलना की जा रही है। जी, उसेन बोल्ट, हाँ, उसेन बोल्ट, 3 बार से ओलंपिक में मेडल जीता, 400 में, 100 मीटर में और 1600 मीटर में लगातार। ये वो लड़का राजन यादव नाम का एक है जो कर रहा है। कल मैं देख रहा था समाचार दूरदर्शन पर, तो देखा कि नवभारत टाइम्स अपने यहाँ अखबार पर जो है उसको ली है और उसको जो है अपने चैनल से जो है प्रसारित कर रही है। यानी सोशल मीडिया ने उसको इतना प्रसारित किया, इतना चलाया और इतना फॉलोअप ज्यादा हुआ, जिसका परिणाम है कि सेंट्रल न्यूज के रूप में वो इंडिया लेवल का वो न्यूज बना। और मैं समझ रहा हूँ कि उसको ओलंपिक में भी खेलने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार और भारत सरकार उसका जैसा मापदंड है अगर पालन करता है तो उसको क्यों नहीं उतारा जाएगा। चलिए, तो राजा यादव की भी कहानी डॉक्टर साहब ने सुना दिया कि राजा यादव जो बगहा के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसकी तुलना सीधे उसेन बोल्ट से की जा रही है, जो लगातार 3 ओलंपिक में आपने देखा है किस प्रकार 100 मीटर, 400 मीटर और 1600 मीटर में तीनों ही मेडल लगातार जीतते चले गए, उनका कोई टक्कर देने वाला नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। उनका भी काट देखिए, हमारे भारत के बिहार राज्य के ही एक छोटे से जिला है बगहा अनुमंडल है, वहीं से ये लड़का मिला है राजा यादव। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि इसी के साथ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप अभी हम लोग रेडियो से नहीं, FM 98.4 से 4 में डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद जी से हमने बात की, सारी जानकारी आपसे साझा कर दी गई। कृपया इस न्यूज़ को ध्यान से सुनिए और बिहार कथा को देखते रहिए। कैमरामैन संतोष जी के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा सिवान।